और इंटरैक्ट करते टाइम मुझे पता चला कि अरे टीनेजर्स से ज़्यादा पेरेंट्स को अच्छा, पेरेंटिंग करने की ज़रूरत है। जब भी पेरेंटिंग कोचिंग की बात आती है, तो हमेशा एक सवाल ये आता है कि हमारे पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी ये सब सोच ली कि इसीलिए पहले वाला पेरेंटिंग अभी जमेगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले वाले प्रॉब्लम बहुत अलग थे और अभी जो जनरेशन प्रॉब्लम फेस करे दैट इज़ टोटली डिफरेंट। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंटिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? तो अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है एंड बच्चा है, तो ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने करनी चाहिए कि जिससे जो जो पहले हमारे पेरेंटिंग होती थी, उस तरह से पेरेंटिंग हो सके, अच्छी पेरेंटिंग हो सके? सो हमें बताइए व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ पेरेंटिंग कोच? आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको पेरेंटिंग कोच बनना चाहिए? ओके, काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। एक्चुअली बाय क्वालिफ़िकेशन मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया है और मेरे भी जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे और आई वाज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम माय प्रॉब्लम्स। और उसी दौरान कोविड आ गया और कोविड के टाइम पे मुझे एक ऐसा एक कोर्स मिला, मैंने सोचा चलो कुछ अपने लिए खुद के लिए कुछ काम करते हैं, तो इसीलिए मैंने कोर्स जॉइन किया। और कोर्स करते टाइम आई रियलाइज़्ड कि इतने टाइम, इतने सालों से मैं जो ढूँढ रही थी, आई वाज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बट आई वाज़ नॉट गेटिंग इट। लेकिन जब मैंने वो कोर्स किया, अपने ऊपर काम करना चालू किया, देन आई रियलाइज़ कि अरे हाँ, सब मेरे अंदर ही है एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड सीइंग द गुड रिजल्ट इन माय लाइफ आल्सो। फिर मुझे लगा कि अरे ये चीज़ें कितनी अच्छी है, तो व्हाई नॉट टीच टू द स्टूडेंट आल्सो। तो आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स और तब उसी टाइम पे आई गॉट द चांस टू इंटरैक्ट विद द पेरेंट्स। और इंटरैक्ट करते टाइम मुझे पता चला कि अरे टीनेजर्स से ज़्यादा पेरेंट्स को ज़रूर। पेरेंटिंग करने की ज़रूरत है। या और उसी टाइम पे मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जनरली छोटे बच्चे जो काउंसलिंग करने के लिए आते थे और उनका काउंसलिंग करने के बाद पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव इतना चेंज होता था, 80% उनको बच्चों में रिज़ल्ट दिखने लगता था। तो दिस इज़ व्हाई दिस थिंग रियली इंस्पायर मी टू गो टुवर्ड्स माय पेरेंटिंग जर्नी। अभी भी मैं स्टूडेंट्स के सेशन लेती हूँ, पेरेंट्स के लेती हूँ, डीएमआईटी काउंसलिंग करती हूँ। तो दिस हाउ माय जर्नी स्टार्ट्स। ओके। सो जब भी पेरेंटिंग कोचिंग की बात आती है, तो हमेशा एक सवाल ये आता है कि हमारे पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर अभी ये वो एक वर्ड यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग कि अभी ये सब सोच ली कि ओके। एक्चुअली पहले और अभी के कोई कंपैरिज़न हो ही नहीं सकते क्योंकि पहले से ऐसा कुछ भी अभी नहीं रहा। और पहले कैसे था कि हमारी जॉइंट फैमिली रहती थी। राइट, पेरेंट्स हमारे घर में इतने सारे लोग रहते थे तो बच्चे इमोशनली रेजिलिएंस उसी में बनते थे। सबको उनको पता था कि दादाजी का नेचर कैसा है, पापा का नेचर कैसा है, नानी का नेचर कैसा है, कि सबके साथ एडजस्ट होना उनको आता था। समहाउ वहाँ पे हॉटेलिंग नहीं था। अभी देखो आप हफ्ते में 1 बार जा रहे, कभी-कभी 2 बार हो रहा है। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गई। पहले सोशल मीडिया ही नहीं था, हमें कहाँ पता था, हमें खाली हमारा घर पता था, गाँव पता है, शहर पता है और 7:30 बजे जो न्यूज़ आती थी, वो जो प्राइम टाइम न्यूज़ है, उतना ही पता था। लेकिन नाउ-अ-डेज़ एक्सपोज़र कितना है? एक्सपोज़र ज़्यादा है, कंज़म्पशन ऑफ द प्रोसेस्ड फूड है, शुगर कंटेंट कितना है, सॉल्ट कंटेंट कितना है। बच्चे एक बटन पे पूरा दुनिया उनको दिखती है और देयर इज़ एक्सेसिव, सबका एक्सेसिव है और उसी टाइम पे अगर हमने अवेयरनेस बढ़ाया और अभी पता नहीं चला कि हमारे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो हम ठीक से नहीं कर पाएँगे। इसीलिए पहले वाला पेरेंटिंग अभी जमेगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले वाले प्रॉब्लम बहुत अलग थे और अभी जो जनरेशन प्रॉब्लम फेस करे दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और फॉर दिस केस अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और जब हम अवेयर हो जाएँगे तभी वो उसके लिए हम कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएँगे। तो ये तो सही है कि जो पहले की जनरेशन थी और अभी की जनरेशन में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं यस, एंड हम लोग ड्रास्टिकली इवॉल्व हो रहे हैं। एवरी यस, नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ नया आ रहा है। यस। तो अगर जैसे भी देखें कि अगर जैसे मैंने बात की न्यूक्लियर फैमिली की और मैक्सिमम ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है एंड बच्चा है, तो ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने करनी चाहिए कि जिससे जो जो पहले हमारे पेरेंटिंग होती थी, उस तरह से पेरेंटिंग हो सके या फिर अच्छी पेरेंटिंग हो सके? मीन्स अगर मैं एक सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछूँ तो न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंटिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली पहले वाले जैसे हमने कहा कि पहले हमें जॉइंट फैमिली थी। अब ये न्यूक्लियर फैमिली है, तो न्यूक्लियर फैमिली में एक एक एडवांटेज रहता है कि यू आर द बॉस ऑफ द हाउस। तो जो भी चीज़ें आप करोगे, वो आपको बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही आती है कि अगर दोनों पार्टनर, दोनों पेरेंट में से अगर एक को किसी को इमोशनल इश्यूज़ है, एंगर इश्यू है, डर का इश्यू है, तो डेफिनिटली इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर चाइल्ड। तो अगर न्यूक्लियर फैमिली है, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट फर्स्ट वी नीड टू वर्क ऑन आवर इमोशंस।
अगर हमारे इमोशन का हम काम करेंगे और अगर हमारे इमोशन को अच्छी तरह से हम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हम बच्चों को इमोशनली रेजिलियंस बना सकते हैं। और अलॉन्ग विद दैट, एक तो हमारे पास अथॉरिटी है, हमें पता है कि हमारे बच्चे को कैसे संभालना है। कोई हमारी एडवाइस देने वाला नहीं है। जैसे पहले जॉइंट फैमिली बच्चे ऐसे ही बड़े होते थे, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में हमें अगर अवेयरनेस आता है कि मेरे बच्चों को सोशली कैसे डेवलप करना है, तो डेफिनेटली वी कैन टेक दैट काइंड ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स द चाइल्ड। तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा सारा इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसीलिए अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन ओके। दैट केस। तो इसीलिए जब भी मैंने आपके सेशंस देखे हैं, तो आप पेरेंटिंग के साथ-साथ इमोशनल हीलिंग पे ज़्यादा बात करती है। तो शायद यही रीज़न है? यस, इसका और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो है कि बच्चा जब पैदा होता है, तो 50% डीएनए मम्मी से आता है, 50% डीएनए के फादर से आते हैं। तो बच्चे काफ़ी हद तक हमसे इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। हमारे हर इमोशन से वो अफ़ेक्ट करते हैं, बिकॉज़ चिल्ड्रन आर हैविंग द इमोशन मिरर न्यूरॉन्स। तो जो भी हम करते हैं, तो नेचुरली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बच्चा वो अडॉप्ट करता है। तो इसीलिए अगर पेरेंट्स में कोई इमोशन बैगेज है, अगर पेरेंट्स में कोई नेगेटिव इमोशन है, तो डेफिनिटली इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द चाइल्ड। मतलब आपको एक बताती हूँ कि एक सिंपल बॉटल है, वो बॉटल में अगर हमने पेट्रोल डाला है, तो कहीं पे भी स्पार्क आएगा तो वो ब्लास्ट होने ही वाला है, हुँ, क्योंकि अंदर भरा है पेट्रोल। तो इसलिए कोई भी स्पार्क आएगा तो ब्लास्ट होगा ही होगा। करेक्ट। अलॉन्ग विद दैट, इंस्टेड ऑफ दैट, अगर वही बॉटल में अगर हमने पानी भरा है, और पानी भरा है और उतना वहाँ पे आजू-बाजू कितनी भी आग लगाओ, नो वन कैन अफेक्ट दैट बॉटल, वो बॉटल अफेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं है। और इस सिमिलरली हमारा माइंड भी वैसा ही है कि हमारे अंदर अगर इमोशन दबे है, तो हमारा बच्चा कहीं न कहीं हमारा ट्रिगर पॉइंट बनता ही है। क्योंकि देखो, पहले से हमारे इमोशन हम कैरी फॉरवर्ड करते करेक्ट। हैं। उसके बाद हमारी शादी होती है। शादी होने के बाद इन-लॉज़ के साथ रहते हैं, स्पाउस के साथ रहते हैं, तो इमोशन हमारे और सप्रेस हो जाते हैं। तो फिर आता है हमारा बच्चा। बच्चा आने के बाद हमें लगता है कि दिस चाइल्ड इज़ बिलॉन्ग्स टू मी, हमारी प्रॉपर्टी है। तो कहीं न कहीं बच्चा हमारा ट्रिगर पॉइंट बनता है, और कहीं न कहीं वो हमें ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हमारे इमोशन और रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट फर्स्ट एज़ अ पेरेंट वी नीड टू डील विथ आवर इमोशन। अगर मैं इमोशनली, अगर मैं भरपूर हूँ, अगर मैं सैटिस्फाइड हूँ, अगर मैं काम हूँ, तो डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द चाइल्ड। बट एट द सेम टाइम, अगर मैं डिस्टर्ब हूँ, अगर मैं एंग्जायटी हूँ, मेरे में एंग्जायटी है, अगर मैं मुझ में बहुत डर है, तो डेफिनिटली इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन माय चाइल्ड आल्सो। तो पहले पेरेंट्स को इमोशनली अपने लिए स्टेबिलिटी लाना, इमोशनली काम डाउन होना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। सो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स ने खुद इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है। यस, वेरी सो इम्पोर्टेंट। ऐसी कोई चीज़ जो आप हमारे बस शेयर करना चाहोगे कि जो अगर पेरेंट्स फॉलो करें, तो दे कैन बी इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं? कोई सी 1 और 2 चीज़ आप शेयर करना इसके चाहो? लिए एक ही है कि फर्स्ट एज़ अ पेरेंट वी नीड टू बी अवेयर दैट मेरी मुझ में स्ट्रेंथ क्या है और मेरे वीकनेस क्या है। कौन-सी चीज़ है जो मुझे बहुत खाई जा रही है? कौन-सी चीज़ है कि जहाँ पे मुझे डेवलप होने की ज़रूरत है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझ में एंगर इश्यू है, अगर मुझे दूसरे लोगों पे ट्रस्ट इश्यू है, ट्रस्ट इश्यू कहीं न कहीं मेरे पास्ट से ही कनेक्टेड है। पास्ट में अगर किसी ने मुझे चीट किया है, किसी ने मुझे मोलेस्टेट किया है, तो डेफ़िनेटली मेरे अंदर हमेशा डर रहेगा कि अरे मेरे बच्चे को कोई मोलेस्टेट नहीं करे, मेरे बच्चे को कोई छेड़खानी नहीं करेगी। तो डेफ़िनेटली इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर चाइल्ड ऑल्सो। तो इसीलिए पहले मुझे समझना है कि मेरे वीक एरियाज़ कौन से हैं। तो अगर मुझ में फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो लेट्स टेक कि मुझे बहुत डर है, बाहर के लोगों से कोई मुझे फँसा लेगा, कोई मुझे चीट करेगा, इसके लिए मुझे बहुत डर है। तो पहले एज़ अ पेरेंट वो हमें निकालना बहुत ज़रूरी है, और कैसे निकालने उसके बहुत सारे मॉडलिटीज़ है, बहुत सारी प्रोसेस है। तो कोई भी प्रोसेस से आप अपनी जो भी नेगेटिव फीलिंग है वो आप निकाल सकते हो, और एक बार आपने वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स है, जो एरियाज़ वेयर यू नीड टू डेवलप, अगर वो आ गए, तो आपकी पेरेंटिंग जर्नी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से हो सकती है। ओके, ग्रेट। तो जैसे अभी बात करते हैं पेरेंटिंग की अगेन, तो इतना नॉलेज अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, इंटरनेट पे। और किस तरह से बच्चे से बात करनी चाहिए, बच्चे को किस तरह से बड़ा करना चाहिए, कुछ उसको मारना नहीं चाहिए, देन तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट फिर भी पेरेंट्स कन्फ्यूज़ है। मैं देखता हूँ, जैसे हमारे पास भी हमारे क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं, तो आई कुड सी उनके पास नॉलेज तो भरपूर है, पढ़े लिखे भी हैं, बट दे आर कन्फ्यूज़। ऐसा क्यों? सी यहाँ पे इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी पेरेंट्स, अभी स्टूडेंट्स भी है, मैं जनरली टीनेजर्स का सेशन लेती हूँ, पेरेंट्स के सेशन लेती हूँ। तो जनरली पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, अरे मैम बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये खाली सुनते हैं ना, इट जस्ट गिव्स यू मोटिवेशन।
कि तो और इंस्टेंट हाँ, डोपामाइन। इंस्टेंट डोपामाइन हिट होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं अरे वाह! बहुत अच्छा लगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अगर चाहिए तो उसके लिए यू नीड अ कंसिस्टेंसी। अभी आप कोई भी यूट्यूब खोलो, कोई भी इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, इन नॉलेज का बहुत सारा भंडार है। अभी नॉलेज भी टॉक्सिक हो गया है। तो इतना सारा नॉलेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, अलोंग विद दैट इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की फॉर द सक्सेस। तो कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है, हाँ, मुझे ये अच्छी लगती है, तो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट। और पेरेंट्स इज़ लैकिंग इन दैट सिचुएशन ओनली कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना, उनको किसी का प्रैक्टिस नहीं करना। खाली खाली मैम आप बता दो और हमारा कुछ तो कुछ ऐसे मैजिक वॉन्ड जैसा चीज़ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अभी मैं हीलिंग के सेशन करती हूँ, पीपल आर हैप्पीली रेडी टू टेक वन्स टैबलेट फॉर द एंजाइटी, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू टेक द हाफ एन आवर का प्रैक्टिस टू हीलिंग टू डील विद दैट इमोशंस। तो इसीलिए लोगों को इंस्टेंट कुछ चाहिए, इंस्टेंट कुछ नहीं होता। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए, अगर हमें बदलाव चाहिए, तो वी नीड अ कंसिस्टेंसी, वी नीड अ प्रैक्टिस। और पेरेंट्स करते ही नहीं है, इसीलिए इतना सारा नॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है। और जनरली एक होता है कि ब्रेन का बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग नेगेटिव ही है। तो कॉन्शियसली कंटिन्यूअसली अगर चीजें हम जब तक नहीं करते, तब तक चीजें वो इम्प्लीमेंट होती ही नहीं। इसीलिए अगर सुनते अरे हाँ, सबको पता है पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, लेकिन बच्चा थोड़ा टैंट्रम करने लगता है, हमारा सब कुछ निकल जाता है, बाहर जाता है और ओरिजिनल जो होता है वही बाहर आता है। क्यों? लेकिन ब्रेन में बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग नेगेटिव हुआ है कि ओके। कोई ऐसी सिचुएशन है तो हमारा ट्रिगर होगा ही होगा। लेकिन कॉन्शियसली अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ये सिचुएशन में हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन, प्रैक्टिस रहेगी, तो जब वो सिचुएशन आएगी तो इट विल नॉट ट्रिगर यू, क्योंकि इतने महीने से, इतने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वही पेरेंट्स में मिसिंग है, इसीलिए इतना सारा नॉलेज है फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जैसे कि जैसे ही है। सो इम्प्लीमेंटेशन इज द की। यस, वेरी मस्ट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस बिकॉज हमने देखा है जैसे इवन बहुत सारे हम काम करते हैं, यस, जब तक हम, और उससे से है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि योर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्शन। एग्जैक्टली। जब आप एक्शन लोगे, यस, अगर आपके पास भरपूर नॉलेज आपने ले लिया, बट यस, उसके ऊपर जस्ट यू आर सिटिंग ऑन द नॉलेज एंड यू आर टेकिंग यस, एक्शन, यस, तो फिर आपको मोटिवेशन धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर एग्जैक्टली, वापस आपको पोसोगे यार कुछ होता ही नहीं। एग्जैक्टली, यस। तो ब्रेन का बाय डिफॉल्ट अगर हमें प्रोग्रामिंग चेंज करना है तो 21 डेज का, 45 डेज का, अभी तो रिसर्च ने कहा है कि 60 डेज का प्रैक्टिस इज द मस्ट। तो कोई भी चीज आप कभी भी एट एनी एज यू कैन चेंज। ऐसा नहीं कि अभी मेरा एज 30 हो गई, 40 एज की हो गई तो मैं कर नहीं सकती। और चेंज कर सकते, इसीलिए तो हम न्यूरो साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं कि डेली अगर हम प्रैक्टिस करते ब्रेन की वायरिंग एट एनी एज वी कैन चेंज। देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस ऑल्सो। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा टर्म है कि जनरली हम कहते हैं ना कि इस स्वभाव कभी चेंज नहीं होते, नेचर कभी चेंज नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वंस यू रियलाइज दैट इन दिस एरिया आई नीड टू इम्प्रूव, मुझे मेरे एंगर इशू को काम करना है, मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन में काम करना है, और अगर कंसिस्टेंटली मैं 60 डेज तक, 40 डेज तक मैं प्रैक्टिस करती रहूंगी तो डेफिनेटली आई कैन चेंज माई ब्रेन का वायरिंग। दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके, ऐसे। ग्रेट। एक जो सवाल आता है, अगेन कमिंग बैक टू पेरेंटिंग कोचिंग, तो पेरेंटिंग तो सबको नेचुरली आती है, देन व्हाई शुड वी नीड अ कोच? ठीक है, नॉर्मली पेरेंटिंग तो सब लोग, हम लोग भी बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंटिंग की कोचिंग नहीं, यस, तो नेचुरली पेरेंटिंग तो आती है, देन व्हाई डू यस, वी नीड अ पेरेंटिंग कोच? यस। बहुत सारे लोग पेरेंटिंग कैसे करते हैं, तो जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, मुझे संस्कार दिया, वैसे हम करते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे करते कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो नहीं किया ना, वो मेरे बच्चे के लिए करूंगी। ये बहुत कॉमन है कि यस, मुझे जो नहीं मिला है ना, वो मैंने एग्जैक्टली। देखा है, एंड फैमिली में भी देखा है और सराउंडिंग में भी देखा है कि मुझे जो नहीं मिला, मैं वो सारी चीजें मैं मेरे बच्चे को दूंगा या यस। दूंगी। और नोइंगली अननोइंगली हम बच्चों को बिगाड़ भी रहे इसकी वजह से। और दोनों राइट वे नहीं है, क्योंकि अभी के जनरेशन में जो पहले वाला पेरेंटिंग है वो काम ही नहीं आएगा। क्योंकि अभी एवरीथिंग इज एक्सेस। आप देखो ना, सोशल मीडिया एक्सेस है, एक्स्ट्रा नॉलेज एक्सेस है, आप खाना खाना पीना एक्सेस है, सब कुछ एक्सेस है। और उसी टाइम पे अगर हम बच्चों को वही वाली पेरेंटिंग नहीं चलेगी, तो इसीलिए कॉन्शियसली अवेयर होके हमें कुछ चीजें करनी है। अगर हमें अवेयर होते हैं कि अगर हाँ एक्स्ट्रा में सॉल्ट देती हूँ तो मेरे बच्चे के ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट होता है, अगर मैं बच्चे को चिल्लाती हूँ तो मेरे बच्चे का ब्रेन का वायरिंग कैसे चेंज हो रहा है, अगर मैं बच्चे को मिसगाइड कर रही हूँ, कि अगर मैं बच्चों को गुस्सा करा रही हूँ तो उसके लिए उसके इमोशन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अगर ये हमें अवेयरनेस आ गया तो डेफिनेटली काफी हद तक अब अच्छा पेरेंटिंग करते हैं। इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नॉलेज होता है तो बहुत चीजें कॉन्शियसली हम बच्चे के लिए कर सकते हैं। ओके, सो अभी क्या इंडियन पेरेंट्स जो है
उसमें ये रिसेप्टिवनेस आ चुका है कि हमें पेरेंटिंग कोचिंग की ज़रूरत है, या अभी भी ये स्टिग्मा है कि पेरेंटिंग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए? यस, अभी बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, अरे हमें क्या ज़रूरत है मैडम? लेकिन एक है कि पेरेंटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट यू शुड टेल योर चाइल्ड दैट यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। पेरेंटिंग इज़ जस्ट अबाउट दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर चाइल्ड। आपका बच्चा कैसा भी कुछ भी करे, लेकिन वो टाइम पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेरेंटिंग। करेक्ट। और हमारा काम है एज़ अ पेरेंट, वी आर नॉट सपोज्ड टू कंट्रोल आवर चाइल्ड। वी नीड मैं टू आपको फर्स्ट रोकना चाहूँगा, पेरेंटिंग इज़ नॉट कि बच्चा किस तरह से कर रहा है, पेरेंटिंग इज़ कि हम किस तरह से बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड कर। कर रहे हैं। यस, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो मान यस, सो मान लो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अगर बच्चा मॉल में हम लोग जा रहे हैं तो देखते हैं कि बच्चा रो रहा है फ्लोर पे, यस, तो बहुत बार ऐसे लोग कुछ करते हैं यार कैसे मम्मी उठा नहीं रही, या यस, पेरेंट्स को देखते हैं। यस, सो हम बोलते हैं कि यार वो पेरेंटिंग सही नहीं है, बट यस। बट दैट इज नॉट पेरेंट। बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है वो पेरेंटिंग नहीं है, नहीं, आप किस तरह से उसके एक्शन पे रिस्पॉन्ड करते हो, दैट यस, इज पेरेंटिंग। दैट इज़ ओनली इम्पोर्टेंट। यस, और वो कब पेरेंट रिस्पॉन्ड करेगा, जब उसको अवेयरनेस रहेगा कि अरे मेरा बच्चा टैंट्रम कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? इसका एज क्राइटेरिया क्या है? उसका डेवलपमेंट की फेज़ ही ऐसी है कि वो टाइम पे वो टैंट्रम करेगा ही। लेकिन टैंट्रम करेगा तो 1-2 रिएक्शन रहती है। एक रहता है, एक पेरेंट्स उसको मारते हैं और चल, चल मेरे साथ चल। कोई दूसरे पेरेंट रहते हैं, वो उसको बच्चे के लेवल पे जाते हैं, उसको सूद करते हैं, उसको काम डाउन करते हैं, उसको थोड़ा इधर-उधर का बोलते हैं, नहीं बेटा अगर हमें पता है ना कि आज के दिन तुम्हें वो नहीं मिलेगा, एक कामली, फर्मली बच्चों को पहले शांत करते हैं, फिर उसके बाद उसको बोलते हैं, तो वो टाइम पे फिर बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड होने के बाद बच्चा सुनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस कब आएगा? जब हमें पता चलेगा हाउ टू डील विद दैट टैंट्रम। अगर हमें अवेयरनेस ही नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे हैंडल कर पाएँगे? तो इसीलिए पेरेंटिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट हाउ यू रिस्पॉन्ड विद द चाइल्ड। इट इज़ वे और हमारा काम है कि बच्चों को कंट्रोल नहीं करना, हमारा पहला काम है कि हाउ यू आर बिल्डिंग गुड कनेक्शन विथ योर चाइल्ड। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को अभी हमने देखा है ना कि उनको लगता है कि बच्चा हमारी प्रॉपर्टी, बच्चों को हम जैसे चाहिए ऐसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कार्मिकली अगर हम देखते हैं ना, तो बच्चा हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। ओनली थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सिखा रहा है? कौन-सी चीज़ बच्चा मुझे बार-बार ट्रिगर कर रहा है? शायद मुझे मेरा पेशेंस डेवलप करना है, शायद मुझे मेरे एंगर पे काम करना है, शायद मुझे मेरे डर पे काम करना है, कि बच्चा इज़ ऑलवेज़ ट्राइंग टू टीच यू कि मम्मी आपको यहाँ पे सुधारना है। क्योंकि बच्चा हम बच्चे को गाइड करने के लिए आए। बच्चा हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चा जस्ट कम फ्रॉम अस। वी आर जस्ट द मीडियम। हमारा काम है एज़ अ पेरेंट बच्चों को गाइड करना। लेकिन बच्चा भी हमें कुछ सिखाना चाहता है। अगर हम वो समझेंगे कि नहीं मुझे शायद मेरे पेशेंस पे काम करना है, अगर ये समझे वो उसके ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनिटली योर जर्नी ऑफ द पेरेंटिंग विल बी रियली ब्यूटीफुल। ओके। सो देखते हैं जैसे कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस है जिसमें पेरेंटिंग कोचिंग कैसे हेल्प कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैं आपको एग्जांपल दूं, टेंट्रम हो गया जो आजकल बहुत कॉमन होता है, देन स्क्रीन एडिक्शन, ये दो रियल लाइफ सिचुएशंस है। सो पेरेंटिंग कोचिंग इस सिचुएशन में कैसे हेल्प कर पाएगी? इसमें आप देखो टैंट्रम होता है कि टैंट्रम हर एज में नहीं करते। ओके। टैंट्रम का जनरली एक एज रहता है कि जनरली 0 से 2 में बच्चा बहुत हमारी गोदी में रहता है, बहुत गुड-गुड रहता है। लेकिन जब बच्चे की लैंग्वेज स्किल डेवलप होने लगते हैं, तो उसको लगता है कि मैं ऐसे लगता है मैं पूरी दुनिया पे राज करूँ। तो बच्चा थोड़ा सेल्फिश होने लगता है, थोड़ा डोमिनेट करने लगता है, थोड़ा एग्रेसिव होने लगता है। तो 2 टू 5 इज़ अ कॉमन एरिया कि वेयर बच्चा विल डू टैंट्रम। हर बच्चा टैंट्रम करेगा, लेकिन वो टैंट्रम क्यों करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंटिंग कोचिंग अगर इससे हमें समझ में आता है कि मेरा बच्चा टैंट्रम क्यों कर रहा है, क्योंकि बच्चे के इमोशंस बहुत सारे डेवलप हो गए, सभी इमोशन डेवलप हो रहे हैं और वो भी एक्सेसिव में है। लेकिन वो रेगुलेट कैसे करना है, वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है दैट इज नॉट येट डेवलप। और वो कब डेवलप होता है, वो 6 साल के बाद डेवलप होना चालू करता है। तो इसीलिए कोई भी बच्चा 2 से 5 साल के बच्चा टैंट्रम करेगा ही करेगा। दैट इज अ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ दैट चाइल्ड। अगर ये पेरेंट्स समझेंगे, समझ जाएंगे तो बच्चों को, पेरेंट्स को लगेगा अरे मेरा बच्चा कर रहा है दैट्स नॉर्मल। नॉर्मल। तो हमारा भी क्या हो रहा है, बच्चे की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और अगर हमें समझ में आएगा बच्चा टैंट्रम कर रहा है, तो पहले उसको शांत करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लेवल पे काम डाउन मुझे करना ज़रूरी है। अगर काम डाउन होने के बाद शांत हो गया, उसके बाद आपको जो चाहिए वो आप बोलो। लेकिन अगर वो टैंट्रम में आप कुछ बोलोगे, वो भी गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, तो हो गया फिर। तो इसीलिए अवेयरनेस पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है केस में कि हाउ टू डील विद दैट टैंट्रम। क्योंकि अगर बच्चा जो टैंट्रम करता है ना, उसको पता ही नहीं कि हाउ टू डील विद द इमोशन।
अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन में कोई भी हमें सिखाता नहीं कि इमोशन के साथ कैसे डील करना है। तो वो बच्चा जब टैंट्रम कर रहा है, एक्चुअली ही इज आस्किंग फॉर अ हेल्प कि मम्मी मुझे इतने सारे इमोशन आ रहे हैं, लेकिन समहाउ आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट इमोशन, प्लीज यू गाइड मी। लेकिन अगर वो मम्मी को पता ही नहीं है कि क्यों कर रहा है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ स्टेज, वो डेवलपमेंट में है, और उसी टाइम पे अगर पेरेंट उसको मारेंगे तो बच्चे का इमोशनल ब्रेन और डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ही पेरेंटिंग प्लेज वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल। और वही रीजन है कि कई बार बचपन में जो चीजें, जैसे भी टेंट्रम का हुआ है कि बच्चा बार बार टेंट्रम शो करता हो और पेरेंट्स को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो पेरेंट कभी कभी मिसबिहेव करते थे, मार देते हैं या सुला देते हैं। यस फिर वो यस कहीं ना कहीं मुझे लगता है बच्चे के दिमाग में रहता है, और एग्जैक्टली। फिर वो जब बड़ा होता है यस तो वही चीजें रिफ्लेक्ट करती है उसके ऊपर। यस, अभी मैं हीलिंग भी करती हूँ, जनरली मैं हीलिंग पर्सनल काउंसलिंग सेशन भी लेती ओके। हूँ, जहाँ पे 30-40 एज के बहुत सारे लोग आते हैं। जितना हम डिग आउट करते हैं, अभी उनकी एंजाइटी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैडम हमारी अभी की एंजाइटी के हमारे चाइल्डहुड से क्या रिलेशन है। बहुत डीप रिलेशन रहता है, क्योंकि हमारे जो भी बिलीफ है, हमारे जो भी नेगेटिव पैटर्न है, सभी हमारा चाइल्डहुड इज आवर फाउंडेशन। जैसे हर बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हर चाइल्डहुड इज अ फाउंडेशन ऑफ आवर थ्रू आउट आवर लाइफ। अगर वही फाउंडेशन, अगर आपका पेरेंटिंग अच्छा नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपने बहुत मार पड़ी है, आपको बहुत गाली गलौज हुई है, आपके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे बॉडीज में मेमोरी बन के स्टोर होता ही है। और इन फ्यूचर में जब बड़े होते हैं तो डेफिनेटली इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ। तो इसीलिए हमारा चाइल्डहुड प्लेज वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल, इट इज लाइक अ फाउंडेशन। और मेजॉरिटी अगर जो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत मार खाते हैं, बहुत डिस्टर्ब ट्रॉमेटिक सिचुएशन में रहते हैं, उनके इन फ्यूचर में एंजाइटी होने के, डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत सारे ज्यादा रहते हैं। ओके। दिस आई हैव सीन इन माय केसेस आल्सो। यस सो इसलिए पेरेंट्स को कॉन्शियसली जानना जरूरी है कि बच्चे के जो बिहेवियर्स है वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, यस इसलिए वो जानने के लिए पेरेंटिंग कोचिंग की जरूरत है। यस, हमें रूट कॉज तो पता चले। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जैसे कहा कि मोबाइल एडिक्शन हो रहा है, मोबाइल किसने दिया बच्चों के हाथ में? हमने दिया। अभी देखो, आप छोटे बच्चे, आप देखो इंस्टा पे, देखो रील पे, पूरे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का चैनल्स है। हाँ। हम बच्चों को वीडियो करा रहे हैं, हम बोल रहे कि नहीं हम बच्चों को मोबाइल नहीं दे रहे, लेकिन यू आर इंट्रोड्यूसिंग ना। आप बच्चे को मोबाइल पे शूट कर रहे हो, आप वीडियो निकाल रहे हो, बाद में बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे रहे हो, टीवी टीवी दिखा रहे हो। फिर बाद में हम बोलते कह रहे नहीं मेरा बच्चा मोबाइल के सिवा होता ही नहीं, मोबाइल क्यों देना है? इट्स नॉट नेसेसरी ओनली। बच्चा अभी होटल में, आप कभी जाओ रेस्टोरेंट में जाते, पेरेंट्स बाजू में बैठे हैं, मम्मी बोर हो रहा है चलो ले लो बेटा। लेकिन बच्चों को बोर होना भी सीखना चाहिए ना। अभी बच्चे बोर ही नहीं हो रहे, बोर हो रहा है तो चलो मोबाइल दे दो। अगर वो बोर होंगे तो ही कुछ प्रोडक्टिव चीजें कर पाएंगे ना, वो कर ही नहीं पा रहे। और हम ही कहीं ना कहीं वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। और हमें लगता है बच्चा छोटा है नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि हम हाँ। कितना सोशल मीडिया पे, हम कितना मोबाइल में है। खाली जब वो 6-7 साल के बाद उसका थोड़ा लॉजिक डेवलप होने लगता है, फिर वो चालू हो जाता है। फिर हम बोलते हैं अभी कैसे बोलने लगा। और इसके बाद तो टीनेजर में जब बच्चा जाता है तो वो प्रॉब्लम और ही उभर के आते हैं। टीनेजर के तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स होते एग्जैक्टली तो इसीलिए स्टार्टिंग का पेरेंटिंग बहुत जरूरी, इट इज अ नीड ऑफ द सोसाइटी नाउअडेज। जितना 12 साल के पहले आप कुछ अंडरस्टैंड करो, बच्चे के साथ कनेक्शन डेवलप करो, उतने इन फ्यूचर में जो भी कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके लिए काफी हद तक आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना इज द मस्ट, बहुत जरूरी है। हैं। ओके। सो अभी क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम कुछ पेरेंट्स जो है बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स कुछ या तो हस्बैंड या वाइफ घर में रहेंगे, एक वर्किंग रहेगा। सो जो स्टे होम पेरेंट्स हैं और जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो ये जो इन दोनों की पेरेंटिंग स्टाइल्स में विच वन इज बेटर, और किस तरह से दोनों पेरेंटिंग स्टाइल्स में क्या फर्क है, या फिर किस तरह से ये चाइल्ड डेवलपमेंट पे असर डालता है? एक्चुअली कैसे है ना, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। वर्किंग पेरेंट्स है उनके भी प्रोज एंड कॉन्स है, और जो घर पे है, उनके भी प्रोज एंड कॉन्स है। Okay. फॉर एग्जाम्पल अगर वर्किंग मम्मी है तो उसको हमेशा ही गिल्ट रहता है, अरे मेरा बच्चा घर पे है, मेरा बच्चा अकेला है, आई एम नॉट एबल टू गिव द क्वालिटी टाइम टू माई चाइल्ड, तो एक गिल्ट आता है। और अगर घर पे पेरेंट है तो 24 आवर्स वो बच्चे के साथ रहते, तो समाउ शी गेट फेड अप। अरे क्या मेरा लाइफ है, पूरा बच्चा 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 करो, तो समाउ वो फेड अप हो जाती है। और वो इरिटेशन कहीं ना कहीं बच्चे पे निकलता ही निकलता है। तो इसीलिए क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ दैट क्वालिटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप कर सकते हो तो अगर आपके घर में कोई सपोर्ट सिस्टम है तो, और उनके साथ अगर बच्चा अच्छे से रह रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ वर्क।
लेकिन स्टार्टिंग आई आई स्ट्रांगली फील कि स्टार्टिंग ये जो 5-6 साल है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। और जितना पेरेंट्स के साथ उसका अटैचमेंट अच्छा रहेगा, बच्चे उतने इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। अगर कोई भी मम्मी घर पे है, तो थोड़ा आधा 1 घंटा कंटिन्यूअसली अगर वो बाहर जाती है, तो शी ऑल्सो फील फ्रेश। तो कहीं न कहीं बैलेंस हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए 4 टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, कि क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो क्वालिटी में कैसे करना है कि अगर आप सुबह, अभी भले ही आप वर्किंग हो या घर पे भी हो, तो भी एक सुबह जब भी बच्चा उठता है, तो वो टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज़ हाइली एक्टिव। तो वो टाइम पे बच्चे के साथ अच्छे से बात करो, एक अच्छे पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलो, यू आर सो स्ट्रांग, ओह थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल डे, आज का दिन बहुत अच्छा है, आई लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, आई लव यू बेटा। जो भी है आपको, जो यू आर वेरी स्ट्रांग, यू लव टू स्टडी, जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें बच्चे के साथ हग करो, कनेक्ट करो, उसको सूद करो। जब आप कनेक्टिविटी होती है, उसके बाद जब बच्चा स्कूल से आता है, तो स्कूल में जाने के बाद बहुत सारे लोग उसके साथ रहते हैं, स्ट्रेंजर, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स अलग-अलग रहते हैं। और उसी टाइम पे घर पे आने के बाद उसको फ़ील होना चाहिए कि आई एम सेफ, दैट सबको में चाहिए। तो फिर हम बोलो कि अरे कितना आई रियली मिस्ड यू, आज क्या हुआ, कैसे हुआ? तो वो टाइम पे एक बच्चे के साथ बिल्ड हो सकता है रिलेशन। तीसरा टाइम है, एक फैमिली मील घर में साथ में होना ही चाहिए। तो ये टाइम पे हाउ वाज़ योर डे? आज क्या अच्छा हुआ? आज क्या सीखने को मिला? कुछ इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन विद द फैमिली होता है, तो इससे हमारा फैमिली बॉन्ड भी अच्छा होता है। और फोर्थ, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट रात को सोने के टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा अगर 9 बजे सोता है, तो 8 बजे के बाद आपको बच्चे के साथ होना ही होना है। वो टाइम को आप उसको शेयरिंग करो, आज दिन भर में क्या हुआ? आज कौन-सी चीज़ अच्छी हुई? तो उसके लिए तो बच्चा भी थोड़ा ग्रेटफुल होना सीखता है। उसके बाद इमोशनल कोचिंग आप करो कि आज देखो, आज तुमने सुबह-सुबह ऐसा किया, तुम्हें अच्छा लगा क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसकी जगह तुम अगर ये चीज़ अच्छा करते हो तो कितना अच्छा होता। तो नोइंगली अननोइंगली बच्चों को आप मॉरली भी गाइड कर रहे हो। क्योंकि 4 टाइम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो 4 टाइम कौन-सा था आपने? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, वेकअप टाइम, यस, वेकअप जब टाइम, बच्चा स्कूल से आएगा तब, बच्चा जब स्कूल से आता है वो टाइम, सोने यस। के पहले सोने के पहले, आधा 1 और घंटा, एक एक टाइम, 1 मील, 1 नहीं, नाइट 1 मील, टुगेदर, हाँ, यस। या तो ब्रेकफास्ट और डिनर रखो, हाँ, कोई भी जो मील भी, एक साथ, यस। हाँ, और वो टाइम पे क्वालिटी टाइम बिताना है। क्वालिटी टाइम मतलब ऐसे नहीं 5-10 मिनट का, वो टाइम पे बच्चे के साथ जो आपको चाहिए उसको देना। वो अगर आप दे सकते हो तो काफ़ी आपका पेरेंटिंग क्वालिटी बेस्ड तो आराम से हो जाएगा। एक सवाल, हाउ डू वी डिफाइन क्वालिटी टाइम? ओके, क्वालिटी टाइम मतलब देयर इज़ अ वन टू वन रिएक्शन, वन टू वन इंटरैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चे के साथ बैठ रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो दैट इज़, वी कैन नॉट से दैट इज़ अ क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब सब कुछ आगे बाकी सब कुछ आजू-बाजू जो भी काम है, सब कुछ छोड़ के मैं बच्चे के साथ वन टू वन कनेक्शन कर रही हूँ। आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, मैं उसके साथ खेल रही हूँ, मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, मैं उसके साथ कुछ स्टोरीज़ दे रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी टाइम। सो यू आर इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्सेशन यस, वन 100%। टू वन चाहिए कि जहाँ पे मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं हो, मेरे हाथ में कुछ काम भी नहीं हो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, ओके, खाली मैं और मेरा बच्चा, दैट इज़ कॉल्ड वन टू वन क्वालिटी टाइम, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि घर पे रहते हैं तो पेरेंट्स लगता है अरे मैं पूरा दिन भर उसके साथ ही रहती हूँ, तो क्या क्वालिटी टाइम बताओ? वी कैन नॉट से दैट इज़ क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब जो भी आपका काम है सब कुछ छोड़ के बच्चे के साथ बैठो, उसके साथ खेलो, उसके साथ गपशप करो, उसके साथ बाहर जाओ, उसके साथ स्टोरी सुनाओ, जो भी शेयरिंग करो, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी टाइम। ओके। और क्या होता है ना, कई बार एक फैमिली में, सो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो दोनों का पेरेंटिंग का अप्रोच कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग होता है। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ठीक है यार, अभी वो बच्चा बच्चा है, इसको खेलने देना चाहिए या फिर मोबाइल देखने देना चाहिए। मम्मी को लगता है कि नहीं नहीं, ये बंद होना चाहिए। दोनों डिफरेंट पेरेंटिंग अप्रोच है। अगर मान लो यस, एक फैमिली में कपल है, इसको इस तरह से देखते हैं, एक फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, दोनों एक कपल, उसमें हस्बैंड का अप्रोच अलग है और वाइफ का अप्रोच अलग है। तो उस समय, और दोनों को पता है कि दोनों का अपोजिट अप्रोच है, तो इस सिचुएशन को किस तरह डील करना चाहिए? सो यहाँ पे ना बहुत कम बार हमने देखा है कि दोनों पेरेंट्स एक पेज पे ही रहते हैं। ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द, क्योंकि क्या है ना, जो पार्टनर है मतलब मम्मी है, उसका अपब्रिंगिंग बहुत अलग है। फादर है, उनका अपब्रिंगिंग नेचुरली अलग रहेगा, हम्म। तो दोनों कभी सेम नहीं रहेंगे। लेकिन ये टाइम पे इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, हमारे बच्चे के लिए हमें क्या चाहिए। हमें एक तो एक साथ डिस्कस करके बात करनी है कि हमारे बच्चे के लिए हमें ये चीजें चाहिए। और उसके लिए फिर हम एक कुछ जो रूल्स है, जो भी आपको करना है वैसे हमें डिसाइड करना है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ही आता है, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है।
इन दैट सिचुएशन जो आपको अच्छा लगता है एज अ पेरेंट, मुझे अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लगता है ये मेरे बच्चे के लिए सही है और ये दिस इज द राइट वे, तो आप वो करना चालू करो। क्योंकि सामने समाओ आपका अगर पार्टनर ही इज नॉट रेडी, तो वो टाइम पे अगर आप करोगे तो आपका चेंज देख के, बच्चों का चेंज देख के डेफिनेटली योर पार्टनर आल्सो विल बी एग्री फॉर दिस। क्योंकि बहुत बार काउंसलिंग में हमने देखा है कि पेरेंट्स बोलते हैं, अरे मैडम मुझे नहीं, मेरे वाइफ को समझाओ। वाइफ बोलती है, मैम मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को समझाओ। लेकिन वी आर नॉट ट्राइंग हियर, वी आर नॉट कमिंग हियर टू चेंज आवर स्पाउस, वी आर जस्ट हियर टू चेंज आवरसेल्फ। तो इसीलिए पहले हमें चेंज होना है, हमें चेंज होके हमें बच्चों के लिए देना है। और जिसके साथ बच्चे का बॉन्ड अच्छा रहता है, बच्चों पे उनका ही इन्फ्लुएंस हमेशा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए किसी को चेंज करने के चक्कर में जाते हैं ना, तो फिर फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट आना चालू हो जाता है। तो ओके। इट्स ऑलवेज हैपन, वो होगा ही कि कभी-कभी पेरेंट्स एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन एक घर में बैठ के हमें एक डिसाइड करना है कि ये करना है। अगर वो टाइम पे अगर वो एग्री होते तो वेल एंड गुड, नहीं तो उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम ही अपना खुद में चेंज हो जाए, उनको अडॉप्ट करें और फिर बच्चों को अच्छे जो संस्कार आपको देना है, वैसे हम दे सकते हैं। ओके। सो इस पॉइंट पे अगर कोई 2-3 माइंडसेट शिफ्ट अगर आप बताना चाहेंगे, जो अगर पेरेंट्स करते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल देयर इन देयर पेरेंटिंग जर्नी। जैसे कोई 2-3 चीज़ें जो इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट। ओके, इसमें माइंडसेट में इट्स वेरी मच नेसेसरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है और एज़ अ पेरेंट मेरे वीकनेस क्या है, कहाँ पे मुझे डेवलप करना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा बच्चा ऐसे ये क्यों कर रहा है। इसका अगर हमें अवेयरनेस रहेगा तो डेफिनिटली आपकी बहुत सारी जर्नी अच्छी होगी। तो अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ है, पेरेंटिंग हमें काफ़ी पेशेंस सिखाती है। पेशेंस इज़ द मस्ट फॉर द पेरेंटिंग। अगर आपका पेशेंस नहीं रहेगा तो बच्चे के साथ अच्छे से आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट इज़ फर्मनेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम बहुत बार, ऐसा नहीं कि बच्चे के साथ हमें गोदी-गोदी रहना है, गोदी-गोदी नहीं रहना है। ऐसा नहीं है, कि अलोंग विद दैट फर्मनेस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कि अभी सारा इतना सारा एक्सेसिव है तो बच्चा आपको बाउंस बैक करेगा, बच्चा एग्रेसिव होगा। तो कहीं पे भी हमें बच्चों को बाउंड्रीज़ देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फर्मनेस बहुत ज़रूरी है। फर्मनेस येट काम, कि शांति में रह के मुझे, काम रह के मुझे बच्चों को रूल रेगुलेशन सिखाने। तो इसीलिए अवेयरनेस, पेशेंस, एंड फ्रॉम firmness and calmness. This four thing is very much important for the parenting journey. ये फर्मनेस का एग्जांपल जब मुझे आता है कि हमेशा है ना, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बच्चा खाने नहीं खा रहा है, तो पेरेंट्स फर्म ही नहीं होते कि यार आप मत दो बच्चे को खाना, तो भूख लगेगी तो मांग लेगा। बट पेरेंट्स वो डिसीजन फर्मली ले ही नहीं पाते कि अगर Yes, बच्चे को खाना नहीं दूंगी कि बिकॉज ये मोबाइल देख रहा है, yes, तो बच्चे को लगता है नहीं ये भूख लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। और वो पता तो है कि मोबाइल देखना गलत बात है, बट वो डिसीजन में फर्म नहीं रह पाते। तो ऐसी एक चीज़ है, फर्म हो गया। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज में पेरेंट्स को हार्म करती है, बिकॉज वो लोग फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंडसेट ही नहीं बना है। yes, तो अगर पेरेंट्स, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स अगर अवेयर होते हैं एंड देन खुद को पेशेंस सिखाते हैं एंड फर्म रहते हैं विद कामनेस, yes, सो ये 4 चीज़ें जो है अगर पेरेंट्स इन जर्नी में अगर वो फॉलो करते हैं, yes, तो बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। yes। जैसे आपने खाने का कहा कि अभी मेजॉरिटी बच्चे मैंने देखे हैं कि मोबाइल पे खाना खाते। कितने सारे पेरेंट्स इट इज बोलते अ हैं, अरे नेक्स्ट मम्मी बेबी। मेरा, यस, मेरा बच्चा, अरे पता है टीचर, मेरा बेटा मोबाइल के सिवा खाना ही नहीं खाता। मतलब हमने एक, वी आर नॉट अंडरस्टैंड। इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर हम जब खाते हैं तो खाने के साथ हमारी सलाइवा भी सिक्रेट होती है, खाना डाइजेस्ट होता है। लेकिन बच्चा रैंडम भी खाता है, जैसे हम मोबाइल बंद करेंगे बच्चा खाना स्टॉप करता है। लेकिन अभी के बच्चों को मुझे भूख लगे या मुझे पानी पीना है, ये सेंसेशन ही नहीं होता। और रिसर्च ये कहता है कि जो बच्चे, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर हंगर, व्हाट इज देयर थर्स्ट इशू, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन द लर्निंग इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी नीड टू टीच द चाइल्ड, अरे बेटा तुम्हें भूख लगी है क्या? क्योंकि भूख लगी है तो खाना ही खाना है। खाने के साथ चाहिए तो आप स्टोरीज उसको शेयर करो, कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाओ। और जरूरी नहीं कि आपको स्टोरी मालूम होना चाहिए। डे टू डे लाइफ में जो आपको मॉरली बच्चों को सिखाना है वही स्टोरी आप बता सकते हो। आप खुद की वही का वही तैयार करके उसको बता सकते हो। क्योंकि एक स्टोरी फॉर्म में ना बच्चे स्टार्टिंग में बहुत इमेजिनेटिव रहते हैं, तो इमेजिनेशन में उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप खाना खिला रहे हो तो खाने के टाइम में कुछ स्टोरीज फॉर्म में आप सिखा, उसको फॉर्म में अगर खिलाओगे तो बच्चा अच्छे से खाएगा ही। लेकिन स्टार्टिंग में ही बच्चों को स्क्रीन खाने के साथ नहीं करना है। खाने के साथ स्क्रीन का एसोसिएशन ये ब्रेन के ऊपर, बॉडी के ऊपर बहुत अलग इम्पैक्ट करता है। खाना बच्चे का डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता।
इसीलिए ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बच्चों को पता ही नहीं भूख कब लगती है, खाना कब खाना है और पानी कब पीना है। तो रैंडमली टाइम हो गया तो खाना है। ऐसा नहीं है कि जब भी बच्चा मांगना चाहिए कि मुझे भूख लगी है, उसी टाइम पे हमें खाना देना है। ऑब्वियस स्टार्टिंग में कुछ साल में हमें कुछ खाना बच्चों को देना है, लेकिन बाद में बच्चा मांगे तो ही हमें खाना देना है। और अगर खाना देते हैं तो मेक श्योर कि वो टाइम पे स्क्रीन नहीं चाहिए। वो टाइम पे खाने के साथ एसोसिएट करो, आज कौन सी भाजी बनाई है, देखो आज अच्छी भाजी है। और बच्चों को ऑप्शन नहीं देना है। बच्चों को ऑप्शन ये देना है कि बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल पालक है तो पालक का सूप पियोगे या पराठा खाओगे, खाना तो पड़ेगा। हाँ, देखो मम्मी खा रही है, सब कुछ खाना है, देखो तुम्हें शक्तिमान होना है ना, देखो वो कैसे शक्तिशाली है, वो खाता है तो इसीलिए वो होता है। मतलब स्टार्टिंग से या ऐसे आप आदत डालते हो तो डेफिनेटली बच्चा उसके साथ एसोसिएट करना लगता है। कहीं ना कहीं फिर टीवी के साथ खाना खाना है वो कहीं ना कहीं बच्चे का भी छूट जाएगा। करेक्ट। सो एक बात जैसा बताया आपने कि इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, है ना, बच्चे के साथ। यस। पेरेंट्स का इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। बट अगर किसी पेरेंट्स को इमोशनल कनेक्शन, लाइक उसने रियलाइज कर लिया कि उसका अवेयरनेस आ गया कि मुझे इमोशनली कनेक्ट होना है बच्चे के साथ, तो ये रियलाइजेशन आने के बाद बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? सी एक है पेरेंटिंग जर्नी में कनेक्शन प्लेज वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल। और हमें देखो कोई भी रिलेशन अगर हमें डेवलप करना है ना तो एवरी रिलेशनशिप नीड एफर्ट्स। अब देखो मैरिड लाइफ में भी देखो स्पाउस के साथ हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता ही है ना, एफर्ट लगते ही है। इन लॉज के साथ रिलेशन अगर बिल्ड करने हैं तो उसके लिए हमें एफर्ट लगती है। जस्ट बिकॉज मेरा बच्चा मेरी वजह से इस दुनिया में, इसका मतलब ऐसा नहीं उसके लिए हमें एफर्ट नहीं लेने पड़ते। हमें उसके लिए भी एफर्ट देने पड़ते हैं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें टाइम देना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर ये मेरा और मेरे बच्चे के लिए रिलेशन एनहांस करने के लिए, अच्छा कनेक्शन देने के लिए अगर मैं कुछ एफर्ट डालूंगी तो ही मेरा रिश्ता अच्छा होगा, तो ही मेरा बच्चे के साथ कनेक्शन होगा। तो इसीलिए कनेक्शन डेवलप करने के लिए जितना है डेली बेसिस पे हग योर चाइल्ड। और कभी ना कभी दिन भर आज तुमने क्या अच्छा किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बार पेरेंट्स, सबको पता है, बच्चों को भी पता है कि मैं पेरेंट्स ना दे रियली लव मी, बट थ्रू आउट द डे व्हाट यू आर सेइंग टुवर्ड्स योर चाइल्ड, अरे तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, वो नहीं करता, नोइंगली अननोइंगली बच्चों को क्या लगता है कि आई एम नॉट लाइक। मेरे पेरेंट्स को मेरे पे प्रेम है लेकिन समहाउ आई एम नॉट लाइकिंग देम। तो बच्चों में ये फीलिंग है ना कहीं कनेक्शन है ना, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड जस्ट द वे ही इज, और उसके बाद फिर आप करेक्शन करें, क्योंकि पेरेंटिंग में कंट्रोलिंग कभी काम नहीं आता। कनेक्शन है उसके बाद Sure. कनेक्शन, यस। तो इसीलिए पहले कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वी हैव टू पुट सम एफर्ट्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरा कनेक्शन करने की पेशेंस सीखना है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा आप एफर्ट लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर चाइल्ड। ओके, सो आपको एफर्ट लेना है, यस। सेकेंड बच्चे की कमियां नहीं गिनानी है, यस। ठीक है, और उसको जो भी अच्छी चीजें करता है जो उसको भी अच्छी उसको अप्रिशिएट appreciate करो। करो। फिर उसके बाद आप बोलो चलो तुमने देखो ये कैसा किया, तो ये भी करते तो अच्छा होता कि नहीं। और ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग में बच्चों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो लॉजिकल थिंकिंग वो डेवलप होता है। तो वो टाइम पे बच्चों को बहुत सारी चीजें याद ही नहीं होती। तो इसीलिए हम बहुत बार बोल रहे तुझे कितनी बार बोला, तू समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। वैसा नहीं है, बच्चा पर्पसफुली नहीं करता वो, क्योंकि उसका ब्रेन का वायरिंग ही डेवलप हो रहा है। तो कॉन्शियसली कुछ चीजें हमें बार बार बच्चों को बतानी है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जो चीजें हमें बच्चे में इन्हांस करनी है, जो बच्चे में हमें संस्कार देने हैं, उसकी कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बार बार करेंगे तभी वो बच्चे में दिमाग में जाएंगे। बहुत बार पेरेंट्स क्या बोलते, तू सुनता ही नहीं, 2-3 बार बोलेंगे फिर मारते, चल हो गया। तो बच्चों को समझ में आता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ मैं नहीं करूंगा, मम्मी मार देगी फिर हो जाएगा। तो उसको भी वही मैसेज जाता है कि जब तक मैं कुछ चिल्लाऊंगा नहीं, जब तक मैं जिद नहीं करूंगा, तब तक मुझे चीजें मिलती ही नहीं। तो यही पे फर्मनेस प्लेज वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल। और उसी टाइम पे अगर हम काम रहते हैं और फर्म रहते हैं, नहीं तुझे बोला है ये हमारा रूल है तो रूल है, तो बच्चा वही टाइम पे टैंट्रम करता है, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मैं तुमसे डिस्कस करती हूँ, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी नहीं मिलेगा ये हमने डिसाइड किया है। करेक्ट। तो ये अगर बाउंड्रीज हम सेट करते हैं ना तो बच्चा भी समझ जाता है कि मेरी मम्मी जो बोलती है वो करके दिखाती है। ये मैसेज जाना बच्चों को बहुत जरूरी है। और ये मैसेज नहीं जा रहा है काफी घरों में, हाँ। क्योंकि हम लोग चेंज कर देते यस, तो ये चेंज हैं, नहीं लगता है कि करना। बच्चे को क्या समझ में आएगा। यस, और बच्चे समझते, काफी स्मार्ट रहते हैं, वो बहुत ऑब्जर्वेटिव रहते हैं। अगर हमने बोला है कि संडे ही तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी,
तो हाँ। बच्चा वीक डे में जिद करता है, मम्मी आइसक्रीम चाहिए, बहुत जिद करता है, टैंट्रम करता है। फिर हम बोलते हैं, चले जाने दो उसको, दे दो आइसक्रीम। तो बच्चों को क्या मैसेज मिलता है कि हाँ, चिल्लाऊँगा, थोड़ा चिल्लाऊंगा तो मुझे ये मिलेगी। तो यहाँ पे फर्मनेस, येट वो टाइम पे हमें शांत रहना है कि हमने क्या डिसाइड किया है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, हमारे घर का रूल है ना, अभी नहीं खाएंगे ना बच्चा, क्योंकि मुझे तुम्हारे हेल्थ की चिंता है ना। अगर तुम खाओगे तो देखो कितना तुम भी एग्रेसिव हो जाओगे ना, तुम्हारा ब्रेन भी कितना फायर हो जाएगा, न्यूरॉन्स कितने ऐसे पॉपअप हो जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए ना, आई केयर फॉर यू ना बच्चा, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर नहीं फिर भी मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो उसके लेवल पे जाके हमें उसको काम डाउन करना है। फिर अगर उसको फिर एक बार उसको ट्रस्ट बैठ गया ना, मेरी मम्मी जो बोलती है वो करके दिखाती है, एक बार उसका मैसेज मिल गया ना, तो वो आपकी कभी भी बात ऐसा नहीं इग्नोर नहीं करेगा। तो ये फर्मनेस बहुत इंपॉर्टेंट है फिर, क्योंकि हमें बच्चों को बाउंड्रीज देनी है, ऐसा नहीं लेकिन पूरा स्ट्रक्चर देना, एक बाउंड्री देनी है, उसके अंदर बच्चों को जो करना है वो करने दो, लेकिन बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। अगर बाउंड्रीज नहीं देंगे तो बच्चे फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे फिर। करेक्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कविता जी, आपकी जो कोचिंग जर्नी है ऑलमोस्ट, सो ऐसा कोई एग्जांपल जो आपको याद है और जो आप शेयर करना चाहेंगे, सक्सेस स्टोरी कैन से? वैसे तो बहुत सारे, एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स के भी सेशन लेती हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स के भी लेती हूँ, स्कूल वाले स्टूडेंट्स के भी लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक डीएमआईटी काउंसलिंग के लिए एक मेरे यहाँ पे एक पेरेंट आई थी, और शी वॉज लेक्चरर ना इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उसका लड़का 6 स्टैंडर्ड में था और काफ़ी इशू लेके आई थी, तो अभी मुझे वही याद आ रहा है, तो मैं वही शेयर करती हूँ। तो काफ़ी सारे इश्यूज थे उसके, तो वो लड़का बहुत उल्टा-सुल्टा बोलता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके घर में कोई दादाजी बीमार है, तो बोलता था, "अरे! दादाजी मर गए तो?" हुँ, फिर इन केस अगर वो प्लेन में कभी कहाँ बाहर जा रहे हैं, तो अगर फ्लाइट गिर गया तो मम्मी, हुँ, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे ही अरे मम्मी हम ट्रैवल का एक्सीडेंट हो गया तो, मतलब ऐसी चीज़ें वो बोलता था, तो सामने वाले सब बहुत एकदम सरप्राइज़ होते, ये क्यों ऐसे बात कर रहा है? और एज़ अ टीचर वो उसकी मम्मी, उसको भी बहुत स्ट्रेस आता था, अरे मेरा बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसे क्यों बात कर रहा है? और घर में सब वही बोलते थे, अरे ऐसा क्यों ये कर रहा है? तो मम्मी को काफ़ी टेंशन आ रहा था, तो वो टाइम पे शी हैड कम टू मी फॉर अ डीएमआईटी काउंसलिंग। ओके, और उसका हमने देखने पे के बाद आई रियलाइज़्ड कि बच्चा का इमेजिनेशन आउट ऑफ द बॉक्स है। लेकिन खाली उसका मॉरल वैल्यूज़ अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, उसका लॉजिक अच्छे से डेवलप नहीं होता। दैट इज़ व्हाई ही वाज़ सेइंग लाइक दिस। उसका ब्रेन का पैटर्न ही ऐसा था कि ओके, इसीलिए वो कुछ भी उल्टा-सुल्टा अलग ही बोलता था। जो नॉर्मल लोग सोचेंगे उसका उल्टा ही था, क्योंकि लॉजिक कहीं डेवलप नहीं था, अच्छे-बुरे की कहीं न कहीं समझ नहीं थी। तो थ्रू द काउंसलिंग आई गाइडेड, उसको मैंने बोला कि मॉरली बच्चों को हमें एम्पावर करना है। तो मॉरल वैल्यूज आप डेवलप करो उसके, तो उसके लिए स्टोरी टेलिंग है, और काफ़ी बहुत सारे कुछ एक्टिविटी मैंने उसको करने के लिए दी थी। और उसके बाद 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसका ऑलमोस्ट फ़ोन आ गया, तो शी वाज़ रियली हैप्पी ओके, कि मैम अभी मेरा बच्चा काफ़ी अच्छे से बात करने लगा है, उसका लॉजिक अच्छे से डेवलप हो रहा है। अभी जो पहले ऐसे बात करता था वैसा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने भी हर टाइम उसको प्रोज़ और कॉन कहीं न कहीं सिखाए। तो ग्रेजुअली उसमें उनको बच्चे में रिज़ल्ट दिखने लगे। तो ये चीज़ें कब हुई, जब पेरेंट्स को समझ में आया मेरे बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बच्चे का ब्रेन का वायरिंग ही ऐसा है, और मेरा बच्चा इनफैक्ट बहुत ब्रिलियंट है। आउट ऑफ द बॉक्स इसकी थिंकिंग है। ओनली थिंग इज़ शी जस्ट चेंज द पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द चाइल्ड, हुँ, और बच्चों में उसको काफ़ी हद तक बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिखने लगे। ओके। तो एक चीज़ और आती है कि अगर मान लो पेरेंटिंग में ऐसे कोई साइलेंट रेड फ्लैग्स आप शेयर करना चाहोगे, कि जो नॉर्मली पेरेंट्स इग्नोर कर लेते हैं? यस, बहुत बार हमने देखा है, स्पेशली आप टीनेजर के केस में अगर दे सकते हो, तो बच्चा कुछ नहीं है तो अननेसेसरी चिड़चिड़ कर रहा है। आप नॉर्मल बात कर रहे हो, तो भी बच्चा बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, इरिटेट हो रहा है। और नॉर्मल अगर बोलने वाला बच्चा एकदम शांत हो जा रहा है, कभी-कभी खाना नहीं खा रहा है, हुँ, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कहीं न कहीं गड़बड़ है। कहीं न कहीं तो कुछ तो चीज़ है जो बच्चे के मन में खाई जा रही है, समहाउ ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट हिज़ फीलिंग, व्हाट ही इज़ फेसिंग। तो ये इससे हमें काफ़ी हद तक पता चलेगा, और उसी टाइम पे बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरा गुस्सा बच्चा कर रहा है, तो कुछ उसके पीछे कारण है। तो बच्चे के साथ कनेक्शन करो, उसका थोड़ा समझो, फिर धीरे-धीरे कनेक्शन बिल्ड होके ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ दिस इरिटेशन। तो डेफिनिटली यू कैन फाइंड आउट दैट। ओके। एंड जैसे मान लो जो दर्शक आज ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो उनको मतलब अगर उनको, अगर दे आर अनश्योर कि उनको पेरेंटिंग कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं, तो ऐसे कोई साइंस या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, दे रियलाइज कि हाँ, दे नीड अ पेरेंटिंग कोचिंग? ओके।
मुझे ऐसा लगता है कि सबको पेरेंटिंग की ज़रूरत है। ओके। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे सबके अंदर बैगेज है ही ना, हमारे इमोशनल बैगेज बहुत सारे हैं, हमारा ट्रॉमा बहुत सारा है, हमारे रिलेशन के इश्यू बहुत सारे हैं। और जैसे हमने कहा कि बच्चा हमारा जो भी हम करते हैं, हमें बच्चा ऑब्ज़र्व ही कर रहा है ना। और जब तक हम हील नहीं होंगे, जब तक हम हमारे खुद पे काम नहीं करेंगे, हमारे इमोशन पे काम नहीं करेंगे, हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो बच्चा हमसे क्या सीखेगा? तो हुँ। एवरीवन नीड्स गाइडेंस, एवरीवन नीड्स अ पेरेंटिंग सेशन। क्योंकि अगर जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अच्छे पेरेंट बन ही नहीं पाएंगे। और कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं है, कोई भी बच्चा भी परफेक्ट नहीं है। ओनली थिंग इज वी नीड टू अवेयरनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि कहीं ना कहीं चलो मुझे मेरी गलती हो, ओके मैं यहाँ से बाउंस बैक करूंगी, यहाँ से मैं कुछ अच्छा सीखूंगी, मैं और अच्छा बनने की कोशिश करूंगी। तो इसीलिए आई थिंक ईच एंड एवरी वन नीड्स अ पेरेंटिंग, ईच एंड एवरी पर्सन नीड पेरेंटिंग फॉर देमसेल्फ। कि मेरे जो भी अंदर की खामियां है, जो भी मेरे ट्रॉमास है, मेरा डर है, जो भी मेरा एंगर है, मेरा इरिटेशन है, इम्पेशेंट नेचर है, वो सब कुछ हमें निकालना बहुत जरूरी। अगर ये करते हो तो अगर अगर हम खुश हैं, तो नेचुरली वो एनर्जी हमारे बच्चे के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो नेचुरली अगर वो रिफ्लेक्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी है, तो मम्मी शी इज द हेड ऑफ द हाउस। हुँ। अगर मैं ही डिस्टर्ब हूँ, तो मेरा एंगर मेरे हस्बैंड पे निकलेगा, मेरा एंगर मेरे बच्चे पे निकलेगा। लेकिन मगर मैं ही भरपूर हूँ, मैं हूँ अगर कंटेंट हूँ, तो डेफिनेटली वो खुशी भी मेरे घर में रिफ्लेक्ट होगी ही होगी ना। तो इसीलिए हमारे जो भी नेगेटिव पैटर्न है, उसके ऊपर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब अगर आप मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, तो मैंने कहा था कि आप थ्रू आउट द डे खुद का जो आप कर रहे हो, जैसे सुबह उठने में एक्सरसाइज किया, फिर आपने मेडिटेशन किया, फिर आप ऑफिस गए, आपने किसी को चिल्लाया, अगर आप घर पे हो तो आपको वाइफ को हक किया, स्पाउस को, यस, देन शाम को घर आए तो बच्चों से बात की, पेरेंट्स से बात की, रिस्पेक्टफुल बात की, क्योंकि आपने चिड़चिड़ा ऑफिस में आपने किसी को चिल्लाया। यस, तो अब एंड ऑफ द डे आप चेक लिस्ट डाउन करो कि आपकी जो बिहेवियर थे थ्रू आउट द डे, उसमें से आपको क्या लगता है कितने बिहेवियर्स बच्चे ने फॉलो करने चाहिए? एग्ज़ैक्टली। उसमें अगर आपका मान लो लेट्स से 50% से कम आता है, तो मैक्सिमम अगर कम लगता है कि नहीं, नहीं, नहीं करना चाहिए बच्चे ने, इसका मतलब आपको चेंज करने की ज़रूरत है। यस, दैट इज़ अ सिग्नल, इतना करेंगे तो भी सफिशिएंट है। और जनरली पेरेंट्स के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स का ही जो बिलीफ पैटर्न है, वही बच्चे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप देखो ना, नोइंगली अननोइंगली हमारे पेरेंट्स का अच्छा-बुरा कौन-सा भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न हम कैरी फॉरवर्ड कर ही कर लेते ही हैं। नहीं। लेकिन अगर मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझे बहुत डर का इश्यू है, तो मुझे उसके ऊपर काम करना ही है। अगर मैं नहीं करूँगी तो आएगा ही आएगा बच्चे के ऊपर। अगर मैं बहुत ऐसे मिज़री अप्रोच में रहती हूँ, बहुत कंट्रोल अप्रोच में रहती हूँ, पैसा एकदम कंजूस टाइप में रहती हूँ, तो मेरे बच्चे में आता ही है। मेरे मेरे काउंसलिंग में देखा है कि पापा इतने कंजूस कि हाथ से पैसा भी नहीं जाता, और बच्चे भी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए हमें समझना है कि मेरा जीवन के प्रति मेरा क्या अप्रोच है, मेरे स्पाउस के प्रति मेरा क्या अप्रोच है, मेरा पैसे के प्रति क्या अप्रोच है। क्योंकि हमारे जो भी बिलीफ है, हमारा जो भी थिंकिंग है, वो सब हमारे पेरेंट्स और हमारे एनवायरनमेंट से ही आता है। ओके। तो अगर हमारे बिलीफ के ऊपर हम काम करेंगे कि चलो फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि अरे पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर ये मेरा पैटर्न है, तो मेरे बच्चे को बार-बार मैं वही बताऊँगी, अरे तू मेहनत कर, नहीं तो तुझे पैसा नहीं मिलेगा, मेहनत कर। तो बच्चा भी वही क्या पैटर्न फॉलो करेगा। लेकिन वन्स यू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ रॉन्ग बिलीफ, तो कहीं न कहीं मैं चेंज करूँगी यार, वो चेंज करेगा तो बच्चे की तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए पेरेंट्स को अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बच्चा वही पैटर्न लेके आगे चल रहा है। करेक्ट। दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। अभी आपने लास्ट जो सक्सेस स्टोरी बताई थी, आपने डीएमआईटी के बारे में बताया था। यस, कैन यू जस्ट लाइट इट ऑन? यस, डीएमआईटी इट्स अ फिंगरप्रिंट टेस्ट। जनरली इसमें हम स्कैन्स लेते हैं व्हेन द चाइल्ड इज द मदर वूम। तो जनरली 19 टू 21 वीक्स में हमारे फिंगरप्रिंट्स डेवलप होते हैं। और हमारे राइट हैंड का कनेक्शन लेफ्ट ब्रेन से है, और हमारा लेफ्ट हैंड का कनेक्शन राइट ब्रेन से है। तो थ्रू द फिंगरप्रिंट इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनबॉर्न टैलेंट ऑफ दैट चाइल्ड। तो जनरली अभी हम जो प्रोडक्ट है, वी आर द इनबॉर्न टैलेंट प्लस एक्वायर्ड टैलेंट। अभी हमें पता नहीं कि मेरे अंदर इनबॉर्न टैलेंट क्या है, लेकिन फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मुझे डांस करना अच्छा लगता था। हुँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई स्किल्स अडॉप्ट कर लिया, एक डांस क्लास के लिए लगा दिया, तो फिर इसके लिए मैं एक्सेल कर गई। तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ इनबॉर्न टैलेंट प्लस एक्वायर्ड टैलेंट। लेकिन जब हम डीएमआईटी टेस्ट करते हैं, तो उससे हमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे एरियाज वेयर आई नीड टू इम्प्रूव, ये हमें पता चलते हैं।
और अगर जल्दी जितना जितना छोटे से छोटे बच्चों में हम करते हैं, उतना हमें डेवलपमेंट के लिए काफी स्कोप मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने डीएमआईटी कोई बच्चे का करा लिया और हमें उसमें पता चला कि अरे माई चाइल्ड इज वेरी गुड इन लैंग्वेज स्किल्स, और उसके लिए फिर लैंग्वेज स्किल्स के लिए हम कुछ अच्छी चीजें उसका इंकरेज करें, तो उसके स्किल वो काफी एनहांस होंगे। और ये कब तक होंगे? जब तक आप 10th स्टैंडर्ड तक होंगे, तो काफी वो ब्रिलियंट हो जाएगा वो फील्ड में, और वही स्ट्रेंथ लेके वो एज अ करियर सिलेक्ट करता है, तो करियर उसके लिए खाली काम नहीं रहेगा, वो उसके लिए जॉय देगा, एक आनंद। हाँ, तो दैट हिज करियर जर्नी ऑल्सो विल बी हेल्पफुल, तो काफी एंजॉयबल रहेगी। तो इसीलिए करियर सिलेक्ट जब बच्चे करते हैं, उनके लिए भी हमेशा मैं कहती हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ को पकड़ के अगर हम करियर बिल्ड करते हैं ना, तो करियर काम काम नहीं लगता, काम के साथ हमें बहुत खुशी मिलती है। Correct. और डीएमआईटी से हमें पता भी चलता है कि मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। अगर मैं बच्चे को कोई पेरेंट्स आते बोलते कि नहीं बच्चा इधर उधर घूम के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर मेरा बच्चा काइनेस्थेटिक है तो एक जगह पे बैठ के करेगा ही नहीं। लेकिन थ्रू डीएमआईटी हमें पता चलता है कि मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका लर्निंग एडेप्टेबिलिटी कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, वो लोगों के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है, उसका लॉजिकल कैसे है, वो Okay. क्यों ऐसे अलग अलग बिहेव करता है। हर टाइम बहुत बार हमें क्वेश्चन आता है, लेकिन थ्रू द डीएमआईटी इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ योर चाइल्ड इज। और इसके लिए अगर ये करते हैं तो हमारा पूरा परसेप्शन ही टुवर्ड्स योर चाइल्ड टोटली कंप्लीटली चेंज। और इसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90 to 95% है। Okay. तो डीएमआईटी इट्स वेरी ट्रायल एंड टेस्टेड, मतलब उसमें काफी बहुत सारी चीजें हमें बच्चे के लिए पता चलती है। हाँ, अगर हम अर्ली स्टेज में बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट को जान लें तो हम उसके ऊपर इजीली काम कर सकते यस, वेरी ट्रू। और जनरली क्या, फिंगरप्रिंट इट नेवर चेंज, इसलिए आपने देखा होगा आधार कार्ड पे भी स्टम्प रहते हैं, हैं। हाँ. फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। इसलिए जो 1 साल का बच्चा है, 50 60 साल का वही लोग है, किसी के लिए भी हम डीएमआईटी कर सकते हैं। Okay. डीएमआईटी से काफी हद तक हमें वो इंसान ऐसा क्यों है, उसका पर्सपेक्टिव ऐसा है, काफी हद तक हमें पता चलता है। इट्स अ ट्रायल एंड टेस्ट, और उसका एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट 90 95% है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि सबने करना चाहिए, यस यस, इट्स अ स्पेशली मस्ट। पेरेंट है ना, यस आपको अपने बच्चे की पेरेंटिंग जर्नी में हेल्प हो। यस, काफी हद तक हमें पता ही चलता है कि बच्चा ऐसे क्यों करता है। और बहुत टाइम में ऐसे हमने देखा है कि स्कैन करते हैं तो डीएम काउंसलिंग करते टाइम हमें पता चलता है अरे बच्चा ये एरिया में कितना ब्रिलियंट है, लेकिन कभी पेरेंट ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। और जब एक्सप्लोर वो करना चालू होता है, देन दे रियलाइज कि हाँ मेरा बच्चा एक्चुअली ब्रिलियंट है उसमें। लेकिन इसकी वजह से हमें पता भी चलता है कि कौन सा लोग उसके एक्टिवेट करने हैं, मतलब उसके सोशल स्किल हमें डेवलप करने हैं क्या, उसको लॉजिकल डेवलप करना है क्या, उसका ऑब्जर्वेशन करना है। और इसका पढ़ाई में भी काफी हद तक फायदा होता है, और ऑब्वियस करियर सिलेक्शन के टाइम पे तो उसका फायदा होता ही होता है ऐसे। ओके, सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो एक जस्ट अगर आप लास्ट मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या आपका वन लाइन मैसेज होगा? सी स्ट्रगल कर रहे, ओनली थिंग इज अगेन मैं वही कहूंगी कि पहले जो भी हमारे निगेटिव पैटर्न उसके ऊपर काम करो, और बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन बिताओ। 1 to 1 क्वालिटी टाइम इज द मस्ट। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते कि मैं टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ बोलते लोग बोलते कि अरे आई एम नॉट फाइनेंशियली दैट मच केपेबल, आई कैन नॉट अफोर्ड द सेशन, नहीं तो बच्चों के लिए कुछ अच्छे क्लासेस अच्छा नहीं कर पाते। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, but the one what the values you are giving your child, that is very much important। जैसे क्वालिटी टाइम, एक 1 to 1 क्वालिटी टाइम इसके साथ शेयर करो, और वो टाइम पे खाली बच्चों को सुनो। कुछ गाइड नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, बच्चों को ज्ञान की भी जरूरत नहीं, खाली उसको सुनो। और जस्ट एक्सेप्ट योर चाइल्ड हाउ ही इज, जस्ट द वे ही इज, जस्ट एक्सेप्ट योर चाइल्ड, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इतना भी करेंगे, और फिर अपने ऊपर थोड़ा बहुत अगर आपको लगा कि कुछ एफर्ट लेने अगर काम करोगे, तो डेफिनेटली योर जर्नी विल बी ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू सो मच Yeah, फॉर जॉइनिंग अस। most welcome, थैंक most यू। welcome, Gaurav, most welcome.